हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री 360, माई सेल्फ साहबान। तो स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एल्कली मेटल्स के रिड्यूसिंग बिहेवियर को डिस्कस किया था। एल्कली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। व्हाई? बिकॉज देयर एटॉमिक साइज इज बिग एंड एक्सेप्शनली लिथियम इज ऑल्सो अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। साथ के साथ हमने लिथियम का एनोमलस बिहेवियर डिस्कस किया था। लिथियम जो कि अपने ग्रुप का पहला मेंबर है, अपने ही ग्रुप के अदर मेंबर्स से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है और इस बिहेवियर को ही हम एनोमलस बिहेवियर कहते हैं। अब आज की इस क्लास में हम लिथियम का मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है डायगोनल रिलेशनशिप, आइए समझते हैं। देखिए, लिथियम जो कि अपने ग्रुप का पहला मेंबर है, ये अपने ही ग्रुप के अदर मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। अगर ये अपने ही ग्रुप के अदर मेंबर्स के साथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, तो फिर ये सिमिलरिटी किसके साथ शो करेगा? एक्चुअल में लिथियम या किसी भी ग्रुप का पहला मेंबर जो अपने अदर मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, अपने पास वाले ग्रुप के सेकंड मेंबर से सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है, जिसे हम एनोमलस बिहेवियर कहते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं एल्कली मेटल्स के जस्ट पास वाला ग्रुप यानी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम पाए जाते हैं। अब लिथियम जो कि अपने ही ग्रुप के अदर मेंबर्स से डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, ये अपने जस्ट पास वाले ग्रुप के सेकंड मेंबर्स यानी मैग्नीशियम से सिमिलरिटी शो करेगा और इस रिलेशनशिप को ही हम क्या बोलेंगे? डायगोनल रिलेशनशिप बोलेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप मैथमेटिकली बात करते हैं तो मैथमेटिकली ये जो एंगल्ड लाइन होती है, इसी को हम डायगोनल बोलते हैं। इस एंगल्ड लाइन को ही हम क्या बोलते हैं? डायगोनल। और यहां भी कुछ इसी तरह की लाइन बन रही है, इसीलिए इन दोनों के रिलेशनशिप को हमने क्या बोला है? डायगोनल रिलेशनशिप बोला है। अब इसके साथ एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये डायगोनल रिलेशनशिप सिर्फ लिथियम और मैग्नीशियम के बीच ही नहीं है, बल्कि आगे भी ग्रुप के जो फर्स्ट मेंबर होंगे वो अपने पास वाले ग्रुप के सेकंड मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर शो करेंगे। यानी कि बेरिलियम शो करेगा एल्यूमिनियम के साथ और बोरोन शो करेगा सिलिकॉन के साथ, यानी आगे भी ये एनोमलस बिहेवियर पाया जाता है। साथ के साथ ये एनोमलस बिहेवियर सिर्फ दो ही पीरियड्स के अंदर पाया जाता है। सेकंड पीरियड के मेंबर यानी कि लिथियम, बेरिलियम एंड देन बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और थर्ड पीरियड के मेंबर यानी कि सोडियम, मैग्नीशियम और आगे के मेंबर्स ही ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। नीचे के मेंबर्स सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, रुबिडियम, सीजियम ये डायगोनल रिलेशनशिप शो नहीं करते हैं। तो बेसिकली हर ग्रुप का पहला मेंबर अपने ग्रुप वाले मेंबर से तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेगा, लेकिन अपने पास वाले ग्रुप के सेकंड मेंबर से सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेगा। इस तरह से इन दोनों के बीच में एक डायगोनल पाया जाएगा और इस रिलेशनशिप को हम डायगोनल रिलेशनशिप बोलेंगे। अब अगर अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये डायगोनल रिलेशनशिप के पीछे मेन रीजन क्या है, तो देखिए मेन रीजन को समझने के लिए हम इनके एटॉमिक साइज डिस्कस करते हैं। अगर मैं लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम यानी कि अगर मैं ग्रुप में नीचे जाऊं तो आपको मालूम है कि ग्रुप का पहला मेंबर साइज में छोटा होता है और नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है ना? यानी लिथियम का एटॉमिक साइज छोटा होगा और उसके बाद के मेंबर्स साइज में काफी बड़े होंगे और यही रीजन था एनोमलस बिहेवियर का। लेकिन जब हम इसके पास वाले ग्रुप की बात करते हैं, यानी कि मैं बात करूं बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की, तो अगर हम पीरियड वाइज जाएं तो एटॉमिक साइज छोटा होता जाता है। यानी लिथियम से छोटा एटॉमिक साइज बेरिलियम का होगा और बेरिलियम के बाद इस तरह से देखिए इन दोनों में लिथियम बड़ा है और बेरिलियम छोटा है, लेकिन बेरिलियम से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है और इस वजह से इन दोनों का एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। और यही वजह है इनके डायगोनल रिलेशनशिप के, यानी कि इनकी सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो आपसे अगर पूछे कि लिथियम और मैग्नीशियम सिमिलर प्रॉपर्टीज क्यों शो करते हैं, तो उसके पीछे एक्चुअल रीजन, मेन रीजन ये है कि इनके एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं वो पॉइंट्स जिसमें लिथियम और मैग्नीशियम सिमिलरिटीज शो करते हैं। मींस लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में क्या डायगोनल रिलेशनशिप है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला डायगोनल रिलेशनशिप अगेन
साइज का ही है। अगर हम लिथियम और मैग्नीशियम के एटॉमिक साइज की बात करें तो इनके एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अगर लिथियम की एटॉमिक रेडियस की बात करें, दिस एटॉमिक रेडियस, तो लिथियम जो है इसकी एटॉमिक रेडियस 152 पिकोमीटर होती है, जबकि अगर आप मैग्नीशियम की एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे तो मैग्नीशियम की एटॉमिक रेडियस 160 पिकोमीटर होती है। दोनों के एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अब लिथियम इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाता है Li+। आप जानते हैं लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जबकि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये बनाता है Mg+2। और जब हम इनकी आयनिक रेडियस की बात करते हैं, ऑब्वियसली बात है Li+ अब आयन हो गया तो एटॉमिक साइज छोटा हुआ। लिथियम और मैग्नीशियम के आयंस की बात करते हैं तो लिथियम का जो आयन होता है इसकी आयनिक रेडियस होती है 76 पिकोमीटर, जबकि मैग्नीशियम आयन की आयनिक रेडियस होती है 72 पिकोमीटर्स। यानी जो पहला पॉइंट है इन दोनों के बीच सिमिलरिटी का, वो है इनका एटॉमिक साइज, इनकी एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस एक दूसरे के पास की होती है। ये लिथियम और मैग्नीशियम का पहली सिमिलरिटी है। अब अगर हम सेकंड सिमिलरिटी की बात करें तो लिथियम एंड मैग्नीशियम बोथ आर हार्ड मेटल्स। दोनों ही अपने अपने पीरियड्स के अदर मेंबर्स से हार्ड मेटल्स होती हैं। देखिए इनिशियली हमने पता भी किया था कि फर्स्ट मेंबर में लिथियम थोड़ा हार्ड होता है और नीचे के सभी मेंबर सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इन्हें आसानी से नाइफ से काटा जा सकता है और इन सब में लिथियम थोड़ा बहुत हार्ड होता है। जबकि अगर मैं सेकंड ग्रुप की बात करूं तो सेकंड ग्रुप में भी बेरिलियम और मैग्नीशियम हार्ड होंगे थोड़े बहुत, जबकि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम भी सॉफ्ट होंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि लिथियम एंड मैग्नीशियम बोथ आर हार्ड मेटल्स। दोनों ही कैसे होते हैं? दे बोथ आर हार्ड मेटल्स। इन दोनों को हम आसानी से नाइफ से नहीं काट सकते। अब अगर तीसरे पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट, तो लिथियम और मैग्नीशियम दोनों जो है मोनो ऑक्साइड्स बनाते हैं। इट मींस व्हेन दे बोथ रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म मोनो ऑक्साइड्स। यहां भी हमने डिस्कशन किया था एल्कली मेटल्स के अंदर दैट एल्कली मेटल्स में लिथियम मोनो ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है और एटॉमिक साइज बढ़ने पर सुपर ऑक्साइड बढ़ने की टेंडेंसी बढ़ती है। लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है, इसी तरह मैग्नीशियम भी क्या करता है? ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मोनोऑक्साइड बनाता है। यानी कि मैं लिथियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराऊं या मैं मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराऊं, दोनों में मुझे क्या देखने को मिलेगा? दोनों में मुझे मोनोऑक्साइड्स देखने को मिलेंगे इस तरह से। ठीक है, लिथियम एंड मैग्नीशियम दे बोथ फॉर्म मोनोऑक्साइड्स। साथ के साथ अगर मैं लिथियम और मैग्नीशियम इन दोनों का रिएक्शन वाटर के साथ कराऊं, लिथियम और मैग्नीशियम का रिएक्शन वाटर के साथ कराऊं, तो ये वाटर के साथ आसानी से डिसॉल्व नहीं होते। हमने पढ़ा था कि एल्कली मेटल्स जो होते हैं बाय रिएक्टिंग विद वाटर दे प्रोड्यूस बेस, और इनको एल्कली क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर सॉल्युबल इन वाटर। वहीं लिथियम आसानी से वाटर से रिएक्ट नहीं करता और इसके साथ साथ मैग्नीशियम भी यही प्रॉपर्टी दर्शाता है। मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। जब हम लिथियम और मैग्नीशियम दोनों का वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, सपोज कीजिए मैंने लिथियम का भी और मैग्नीशियम का भी वाटर के साथ रिएक्शन कर दिया, तो मुझे मालूम है लिथियम का भी हाइड्रोक्साइड बनेगा और मैग्नीशियम का भी हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, अब एक्चुअल में ये दोनों ही अगर मुझे इनका वाटर से रिएक्शन करवाना है तो ये नॉर्मल वाटर से रिएक्शन नहीं करेंगे, मुझे हॉट वाटर यूज में लेना पड़ेगा। इट मींस लिथियम मैग्नीशियम आसानी से वाटर से रिएक्ट नहीं करते। साथ के साथ ये बात भी ध्यान रखिएगा कि इनके जो हाइड्रोक्साइड्स बने हैं ये वीक बेसिस होते हैं, दे आर वीक बेस। जबकि आपने पढ़ा था कि एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन मेटल्स दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाते हैं, इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो लिथियम मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर इजीली, फर्स्ट थिंग। Second thing, when they form their hydroxides, these hydroxides are weak bases and they are very less soluble in water. ये hydroxides क्या होते हैं? Very less soluble in water. इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आप लिथियम और मैग्नीशियम को लाकर के किसी वाटर कंटेनर में डालेंगे तो ये रेडियली डिसॉल्व नहीं होगा और ये डिसॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगाएगा, ये लेस एल्कली होता है। ठीक है, इसी के साथ लिथियम
कि हमने एक स्पेशल कैरेक्टर पढ़ा था, और वो स्पेशल कैरेक्टर इनके ऑक्साइड्स में पढ़ा था। लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड बनाता है, बाकी सब सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। लेकिन मैंने ये भी पढ़ा था कि लिथियम के छोटे एटॉमिक साइज की वजह से लिथियम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से रिएक्ट करके एजाइड बनाता है। ये हमने केमिकल रिएक्शंस में पढ़ा था एल्कली मेटल्स की। इन द वेरी सेम वे मैग्नीशियम भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से रिएक्ट कर सकता है, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से रिएक्ट करके एजाइड बना सकता है। जबकि बाकी सभी मेंबर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सभी नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं कर सकते। तो ये भी इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी है, दैट बोथ लिथियम एंड नाइट्रोजन कैन रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू फॉर्म देयर एजाइड्स। आप जानते हैं एजाइड्स क्या होते हैं? जब नाइट्रोजन किसी के साथ जुड़ जाए तो वो एजाइड कहलाता है। तो इसी तरह से मैग्नीशियम ने भी क्या किया, MgN2 बनाया। दे बोथ कैन फॉर्म देयर एजाइड। ये भी इनकी क्या होगी, सिमिलरिटी होगी। तो सबसे पहली सिमिलरिटी है इनके एटॉमिक साइज की, दे बोथ हैव सिमिलर एटॉमिक साइज, दे बोथ हैव स्मॉल एटॉमिक साइज। सेकंड, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों मोनोऑक्साइड्स बनाते हैं, साथ के साथ ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके एजाइड बना सकते हैं, जबकि ये वाटर में आसानी से डिसॉल्व नहीं होते हैं, और डिसॉल्व होने के बाद जो ये हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं वो वीक बेस होते हैं, लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में। साथ के साथ लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही हार्ड मेटल्स हैं, और हार्ड मेटल्स होने की वजह से ही इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, अब अगर इसके आगे हम डायगोनल रिलेशनशिप की बात करें तो लिथियम और मैग्नीशियम में नेक्स्ट डायगोनल रिलेशनशिप है इनके कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स में। ठीक है, जो सिमिलर पॉइंट है वो कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स में। देखिए लिथियम का कार्बोनेट, ठीक है, लिथियम का कार्बोनेट इस तरह से Li2CO3, और मैग्नीशियम का कार्बोनेट, ये दोनों ही कार्बोनेट्स अनस्टेबल होते हैं, और अगर ये अनस्टेबल हैं तो ये आसानी से कम टेम्परेचर पर, लेस टेम्परेचर पर ही डिकम्पोज हो जाएंगे। इनको डिकम्पोज करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं होगी, और आसानी से क्या बना देंगे, अपना ऑक्साइड बना देंगे, साथ के साथ CO2 गैस रिलीज कर देंगे। इसी तरह मैग्नीशियम भी आसानी से MgO बना करके CO2 बना देगा। मींस दोनों के ही कार्बोनेट्स अनस्टेबल होते हैं और बहुत कम टेम्परेचर पर ही CO2 गैस रिलीज कर देते हैं, इनका डिकम्पोजिशन आसान होता है। जबकि जो अदर मेंबर्स हैं जैसे सोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो 1270 केल्विन टेम्परेचर, 1270 केल्विन टेम्परेचर चाहिए होता है इनको डिकम्पोज करने के लिए, और तब जाकर के ये अपने ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर डिकम्पोज होते हैं। एक्चुअली में ये सभी कार्बोनेट्स जो हैं हाईली स्टेबल हैं, दे ऑल आर हाईली स्टेबल, दैट्स व्हाई अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो नेक्स्ट जो सिमिलर पॉइंट है वो ये है कि दोनों के कार्बोनेट्स स्टेबल होते हैं और इनके डिकम्पोजिशन के लिए ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं होता। नेक्स्ट जो सिमिलर पॉइंट है लिथियम और मैग्नीशियम में वो है इनके हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को लेकर के। देखिए अगर मैं हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की बात करूं तो चाहे लिथियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या मैग्नीशियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों ही हम सॉलिड फॉर्म में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन होते हैं, दोनों की स्टेट क्या रहती है, लिक्विड ही रहती है, यह बात भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट एनामेलिस बिहेवियर की बात करें तो नेक्स्ट एनामेलिस बिहेवियर में लिथियम के क्लोराइड LiCl या मैग्नीशियम क्लोराइड या इनके हैलाइड्स की बात करें, ये दोनों ही लिथियम के हैलाइड्स हों या मैग्नीशियम के हैलाइड्स हों, ठीक है, ये दोनों ही कैसे होते हैं, ये मॉइस्चर को, वाटर को एब्जॉर्ब करने वाले होते हैं, जिसको हम डेलिक्विसेंट भी बोलते हैं। ठीक है, डेलिक्विसेंट नेचर के होते हैं और आसानी से क्या एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। यह बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। लिथियम के लिए लिथियम वाटर एब्जॉर्ब होता है, इसका मतलब क्या है, अपने आसपास की नमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एक्चुअल में इसीलिए ये हाइड्रेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं। दे बोथ आर फाउंड इन देयर हाइड्रेटेड फॉर्म। मैग्नीशियम का क्लोराइड आपको कुछ ऐसा पाया जाएगा, 8 वाटर मॉलिक्यूल इससे एडेड रहेंगे, जबकि लिथियम के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल एडेड रहेंगे। व्हाई? बिकॉज दे कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर अराउंड themselves। ठीक है, इसके अलावा लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही
कोवेलेंट नेचर के होते हैं। याद कीजिए हमने लिथियम के अंदर ये डिस्कस किया था कि लिथियम कोवेलेंट बनाता है, बाकी सब आयनिक हाइड्राइड्स और आयनिक ही अपने हैलाइड्स बनाते हैं, जबकि लिथियम और मैग्नीशियम दे बोथ फॉर्म कोवेलेंट हैलाइड्स एंड कोवेलेंट हाइड्राइड्स। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं इसीलिए लिथियम और मैग्नीशियम के जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे अल्कोहल वगैरह में ये आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, जबकि बाकी सभी जो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर आसानी से डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स थे जो लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप को डिस्कस कर रहे थे। क्या पॉइंट्स थे ये? सबसे पहला पॉइंट ये कि लिथियम और मैग्नीशियम का एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। दूसरा पॉइंट ये था कि लिथियम एंड मैग्नीशियम बोथ आर हार्ड सब्सटेंसेस, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि लिथियम एंड मैग्नीशियम दे बोथ फॉर्म मोनोऑक्साइड्स एंड दे कैन आल्सो रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू फॉर्म देयर एजाइड्स। चौथा पॉइंट यह है कि लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही वाटर के अंदर आसानी से डिसॉल्व नहीं होते हैं, इन्हें डिसॉल्व करने के लिए हॉट वाटर की जरूरत होती है, साथ के साथ ये वीक बेस बनाते हैं। नेक्स्ट जो सिमिलर पॉइंट्स था लिथियम और मैग्नीशियम के बीच वो था इनका कार्बोनेट। इन दोनों के कार्बोनेट अनस्टेबल होते हैं और बहुत कम टेम्परेचर पर डिकम्पोज होकर के CO2 रिलीज करते हैं। इसी तरह इनके हाइड्रोजन कार्बोनेट्स लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट सिमिलर पॉइंट जो है वो लिथियम और मैग्नीशियम के हैलाइड्स हैं जो डेलिक्विसेंट हैं, यानी कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं और हाइड्रेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल इनसे अटैच पाया जाता है। साथ के साथ ये हैलाइड्स कोवेलेंट नेचर के होते हैं, आयनिक नेचर के नहीं होते हैं, और इनके कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर जैसे अल्कोहल वगैरह में भी डिसॉल्व हो सकते हैं। तो ये था लिथियम और मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप, इन दोनों के बीच की सिमिलरिटीज। इसके साथ साथ अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं एल्कली मेटल्स के यूजेस। एल्कली मेटल्स के क्या क्या यूजेस होते हैं, चलिए जानते हैं। तो अब स्टूडेंट्स बात करेंगे एल्कली मेटल्स के यूजेस पर। देखिए सभी एल्कली मेटल्स काफी यूजफुल होते हैं और हमारे आसपास कई तरह से इनका यूज किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिथियम के यूजेस से। अगर हम यूजेस ऑफ लिथियम की बात करें, अगर लिथियम के यूजेस के बात करें तो सबसे पहला और सबसे सिंपल यूज जो है वो इसका वो लिथियम बैटरीज की फॉर्म में है। लिथियम बैटरीज की फॉर्म में लिथियम का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। आपने भी चार्जर की फॉर्म में या बैटरीज की फॉर्म में लिथियम बैटरीज का यूज किया होगा। यूएस जो है वो लिथियम बैटरीज का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लिथियम के यूजेस की बात करें तो लिथियम को थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर, किसमें? थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर काफी ज्यादा यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं या थर्मल पावर प्लांट्स क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअल में थर्मल पावर प्लांट्स में न्यूक्लियर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक्चुअली में होता क्या है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस या फिजन्स के थ्रू एनर्जी जनरेट करवाई जाती है। यह एनर्जी स्टीम में कन्वर्ट होती है और स्टीम जो है वो टरबाइन को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाता है। तो बेसिकली आपको इतना ही याद रखना है कि थर्मल पावर प्लांट्स के थ्रू हम न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब एक्चुअल में होता क्या है कि लिक्विड लिथियम इसमें डाला जाता है एज ए कूलेंट या एज ए कूलिंग रिएजेंट। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं जिसमें काफी ड्रास्टिक केमिकल रिएक्शंस होती हैं, काफी हीट जनरेट होती है, उसमें लिक्विड लिथियम एज ए कूलिंग रिएजेंट डाला जाता है। क्यों लिथियम को ही क्यों यूज किया जाता है? इसमें सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि लिथियम बहुत हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल बना रहता है, ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर ये स्टेबल होता है, इसलिए हम इसे न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि लिथियम एक अच्छा न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्बर होता है, यानी कि जो हाईली रिएक्टिव न्यूट्रॉन्स होते हैं उन्हें लिथियम एब्जॉर्ब करके केमिकल रिएक्शन की एनर्जी सेव करता है, या मैं बोल सकता हूं कि जो केमिकल रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसको ठंडा करने का काम करता है। तो बेसिकली आपको यह याद रखना है कि लिथियम को थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन में एज ए कूलिंग रिएजेंट यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह बहुत हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल रखता है और ये न्यूट्रॉन्स की एनर्जी को सेव कर सकता है। दैट इज व्हाई लिथियम इज आल्सो यूज्ड इन थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शंस। अगर हम थर्ड इसके यूज की बात करें
तो लिथियम बहुत ही अच्छे से एलॉय फॉर्मेशन करता है। लिथियम के बहुत सारे एलॉयज बन सकते हैं। अगेन एलॉयज आप जानते हैं क्या होते हैं, जब दो या दो से ज्यादा मेटल या मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर बनाया जाता है, मेटल्स और मेटल्स का जो मिक्सचर होता है उसे एलॉय कहते हैं, जैसे कि स्टील। तो कौन कौन से एलॉयज बनाता है लिथियम? सबसे पहला एलॉय है लिथियम का लेड के साथ एलॉय। इसको हम व्हाइट एलॉय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाइट मेटल या व्हाइट एलॉय भी बोलते हैं। जब लिथियम के अंदर लेड मिला दिया जाता है तो इससे व्हाइट मेटल बनता है। और ये व्हाइट मेटल जो होता है ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है, काफी हार्ड और हल्का होता है, क्योंकि लिथियम भी काफी हल्का एलिमेंट है। इसीलिए एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाने में व्हाइट एलॉयज का यूज किया जाता है। तो लिथियम का पहला जो एलॉय है वो लिथियम का लेड के साथ एलॉय है, जिसको हम व्हाइट मेटल या व्हाइट एलॉय बोलते हैं। इसके अलावा लिथियम एल्यूमिनियम के साथ भी एलॉय बनाता है, लिथियम एल्यूमिनियम एलॉय कहलाता है ये। और लिथियम मैग्नीशियम के साथ भी एलॉय बनाता है। लिथियम और मैग्नीशियम का एलॉय आर्मर्स प्लेट बनाने में या कवच बनाने में किया जाता है। तो लिथियम काफी अच्छे से एलॉयज भी फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा मेन जो इसका यूज होता है वो लिथियम बैटरीज में होता है, साथ के साथ थर्मल पावर प्लांट्स में भी एज ए कूलिंग रिएजेंट इसका यूज किया जाता है। ये मेन यूजेस थे लिथियम के। इसके बाद अगर हम बात करें यूजेस ऑफ सोडियम, तो वैसे तो सोडियम जो है ये मोस्टली कंबाइन फॉर्म में ज्यादा पाया जाता है, सॉल्ट की फॉर्म में इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम प्योर सोडियम की बात करें, एकदम प्योर सोडियम की बात करें, तो सोडियम लिक्विड फॉर्म में या लिक्विड सोडियम को भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में एज ए कूलिंग रिएजेंट यूज किया जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में कूलेंट की फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। जैसा कि सेम लिथियम को यूज किया जाता है वैसे ही इसको भी कूलेंट की फॉर्म में यूज किया जाता है। इसके अलावा सोडियम और लेड का एलॉय, सोडियम लेड एलॉय, इसको पेट्रोल में ऐड करके यूज किया जाता था पहले। पेट्रोल के अंदर इसको क्यों यूज किया जाता था? क्योंकि ये इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाता है। ठीक है, पेट्रोल के अंदर जब लेड और सोडियम का एलॉय मिलाया जाता था बहुत कम अमाउंट में, तो ये इंजन में जाने के बाद उसका क्या बढ़ाता है? उसकी एफिशिएंसी बढ़ाता है, उस पर प्रेशर बढ़ाता है, जिससे कि वो और ज्यादा वर्क कर सके। लेकिन आज की डेट में सोडियम और लेड के एलॉय को पेट्रोल में नहीं डाला जाता। अब जो पेट्रोल मार्केट में आते हैं वो लेड फ्री होते हैं। ठीक है, इसके अलावा लिथियम को कंबाइन फॉर्म में भी काफी यूज किया जाता है। अगर इसके बाद हम बात करें यूजेस ऑफ पोटेशियम, तो देखिए पोटेशियम में जो KCl होता है ये एज ए फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, एज ए फर्टिलाइजर KCl को यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर हम पोटेशियम के एक और कंपाउंड KOH की बात करें, तो KOH को दो तरह से यूज किया जाता है। एक तो इसको सोप फॉर्मेशन में यूज किया जाता है, साबुन बनाने में, सॉफ्ट सोप बनाने में इसका यूज किया जाता है। साथ के साथ ये CO2 एब्जॉर्बर होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। CO2 जो भी होती है एटमॉस्फेयर में उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए KOH को एज ए पॉल्यूटेंट या एंटी पॉल्यूटेंट भी यूज किया जाता है। ये हमारे आसपास का जो पॉल्यूशन है उसे रिड्यूस कर सकता है। तो ये पोटेशियम के यूजेस थे। उसके बाद अगर बात करें यूजेस ऑफ सीजियम, देखिए सीजियम का बड़ा ही इंटरेस्टिंग यूज है और ये है फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट के अंदर। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट क्या होती है? आपने देखा होगा जो सोलर प्लांट्स होते हैं उसमें 45 डिग्री के एंगल के ऊपर सोलर प्लेट रखी जाती है। वो प्लेट एक्चुअल में सीजियम की बनी होती है। अब सीजियम की क्यों बनी होती है? एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकलते हैं। इसीलिए जो भी प्लेट हम यूज कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, उसको जो यूज किया गया है उसके अंदर जो मेटल लगाया गया है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करने वाला होना चाहिए। और हमें मालूम है सीजियम का एटॉमिक साइज काफी बड़ा होता है। तो ये क्या करता है, जब सोलर एनर्जी इसको मिलती है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर देता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बनता है और इस इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की वजह से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो क्योंकि सीजियम काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बड़ा एटॉमिक साइज होता है, इसका आसानी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देता है, इसीलिए इसका यूज फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट में किया जाता है, जिससे कि आसानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस थे।
एल्कली मेटल्स के लिथियम मेनली बैटरीज के अंदर यूज किया जाता है, साथ के साथ इससे कई तरह के एलॉयज बनाए जाते हैं और ये थर्मल पावर प्लांट में एज ए कूलेंट भी यूज किया जाता है। अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम और लेड का एलॉय यूज किया जाता था पेट्रोल में, पेट्रोल की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। साथ के साथ लिक्विड सोडियम को भी हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में कूलेंट की फॉर्म में यूज करते हैं। पोटेशियम का क्लोराइड यूज किया जाता है किसमें, एज ए फर्टिलाइजर, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड CO2 को एब्जॉर्ब करने में और सोप के फॉर्मेशन में यूज किया जाता है। साथ के साथ इन दी एंड हमने सीजियम का यूज पढ़ा। सीजियम फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये यूजेस थे एल्कली मेटल्स के। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है, आप इन्हें ध्यान से पढ़कर इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।